गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट विश्व इतिहास का एक प्रसिद्ध नाम है और एक तरह से वो एक युग था अपने समय का। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट खुद कहा करता था कि असंभव शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो ये मानता था कि असंभव कुछ चीज़ नहीं होती है, सब चीज़ पॉसिबल होती है। इम्पॉसिबल का अर्थ ही होता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो वो इम्पॉसिबल को इस तरह से डिफाइन करता था कि इम्पॉसिबल खुद अपने आप को कहता है आई एम पॉसिबल। तो वो है एक ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत थी। हम लोग देखते हैं उसके प्रारंभिक जीवन किस तरह से रहा है। पहले बात करें इतिहासकार हेज के शब्दों में तो 1799 से 1814 ईस्वी तक का यूरोपीय इतिहास फ्रांस का इतिहास है और इस काल का फ्रांसीसी इतिहास नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी का इतिहास है। ठीक है, बात करें नेपोलियन के जन्म की तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप पर एक निर्धन वकील कार्लो बोनापार्ट के घर में हुआ था। तो नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, जो कि एक वकील थे लेकिन गरीब वकील थे। उनकी माता का नाम लेटिजिया था। क्या था? उनकी माता का नाम लेटिजिया था। नेपोलियन के 4 भाई और 3 बहनें और थी। 10 वर्ष की उम्र में नेपोलियन को फ्रांस के शैम्पेन क्षेत्र के ब्रियन सैनिक स्कूल में भेज दिया गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और 1784 ईस्वी में नेपोलियन पेरिस के सैनिक स्कूल में गए। वहाँ उन्हें अगले ही वर्ष सेना के अंदर लेफ्टिनेंट बना दिया गया और उन्होंने वेलेश शहर के अंदर नियुक्त किया गया। सन 16 सितंबर 1793 ईस्वी में 16 सितंबर को नेपोलियन ने तुले के घेरे के समय में एक सेना टुकड़ी का नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन भी इसी नगर में चल रहा था और उसी समय उत्तेजित भीड़ ने महासभा के स्थल को चारों तरफ से घेर लिया था। तब नेपोलियन ने अपनी योग्यता व दिलेरी से उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करके महासभा के सदस्यों को मृत्यु के मुख से बचाया था। इससे रॉबेस्पियर काफ़ी प्रसन्न हुआ और अप्रैल 1794 ईस्वी में नेपोलियन को आर्टिलरी का जनरल यानी कि प्रधान तोपची नियुक्त कर दिया गया। यानी 1794 ईस्वी के अंदर ही वो एक प्रधान तोपची या आर्टिलरी का जनरल बन चुके थे। फिर बात करें 5 अक्टूबर 1794 ईस्वी को राजतंत्र के समर्थकों ने एक विद्रोह कर दिया था, उठ खड़ा हुआ और इस विद्रोह को दबाने में नेपोलियन ने अपनी असली योग्यता का परिचय दिया। इसके परिणाम स्वरूप डायरेक्टरेट ने उसे नेपोलियन को आंतरिक सेना की कमान सौंप दी, यानी कि वो ब्रिगेडियर जनरल बन गए। नेपोलियन की पत्नी का नाम था जोसेफाइन बोहारनेस। नेपोलियन की पत्नी का नाम क्या था? जोसेफाइन बोहारनेस। नेपोलियन की उन्नति में उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान था। वह एक प्रभावशाली महिला थी
और नेपोलियन की योग्यता से प्रभावित होकर युद्ध मंत्री कार्नो ने उन्हें इटली अभियान का प्रधान सेनापति नियुक्त किया था। अब हम बात करते हैं इटली अभियान की। नेपोलियन का इटली अभियान सैनिक विशेषज्ञों की दृष्टि में युद्ध कला का अपने ढंग का एक अनूठा उदाहरण है और श्रेष्ठतम कोटि के रण कौशल का परिचायक भी है। नेपोलियन को सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला करना पड़ रहा था, जिनकी संख्या ठीक उसके सैनिकों से डबल थी। नेपोलियन के पास जो सैनिक थे उनके पास ठीक पोशाक भी न थी और अधिकारियों के तक के पास जूते भी नहीं थे। इसलिए नेपोलियन ने शत्रु सेनाओं को आपस में मिलने का अवसर न देकर उन्हें पृथक पृथक परास्त करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उन्होंने डीगो के स्थान पर ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त करके उसे पूर्व की तरफ खदेड़ दिया। यहाँ से फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ा और अचानक सार्डिनिया की सेना पर टूट पड़ा और मोल्डोवी नामक स्थान पर सार्डिनिया को भी पराजित कर दिया। इससे सार्डिनिया की राजधानी टूरिन को जाने वाले मार्ग पर नेपोलियन का अधिकार हो गया। भयभीत सार्डिनिया ने संधि करना ही उचित समझा। इसके बाद नेपोलियन ने अपना सारा ध्यान ऑस्ट्रिया सेना पर केंद्रित कर दिया। सार्डिनिया के पराजय की वजह से सार्डिनिया को सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देना स्वीकार करना पड़ा। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के ऊपर आक्रमण के टाइम पे सबसे पहले लोम्बार्डी को जीता। इस समय तक ऑस्ट्रिया की सेना आधा नदी के उस पार चली गई थी। शत्रु सेना तक पहुंचने के लिए लोदी के पुल को पार करना जरूरी था। इस लंबे पुल के दूसरे किनारे पर ऑस्ट्रिया का तोपखाना था। नेपोलियन ने भयंकर गोलाबारी के उपरांत भी पुल को पार करके शत्रु सेना को परास्त कर दिया। वास्तव में लोदी के पुल का युद्ध उसकी शूरवीरता का एक ज्वलंत उदाहरण था। उस दिन से नेपोलियन अपने सैनिकों का आराध्य देव बन गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मिलान प्रदेश पर उसका अधिकार हो गया। दूसरी तरफ इस युद्ध में पराजित होने के बाद ऑस्ट्रिया की सेना ने मांटुआ दुर्ग में आश्रय लिया। सामरिक दृष्टि से इसका भी बड़ा भारी महत्व था। नेपोलियन ने दुर्ग का घेरा डाल दिया। 8 महीने से भी अधिक घेरा चलता रहा और इस बीच ऑस्ट्रिया ने घेरा तोड़ने के लिए 4 बार सेनाएं भेजी, परंतु सभी अवसरों पर उन्हें परास्त होकर वापस लौटना पड़ा। 13-14 जनवरी 1797 ईस्वी को रिवोली का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? रिवोली का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, जिसमें ऑस्ट्रिया की सेना परास्त हुई और मांटुआ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ऑस्ट्रिया की सेना को खदेड़ता हुआ लियोबिन नगर तक जा पहुंचा। यह नगर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से केवल 100 मील की दूरी पर था, अतः ऑस्ट्रिया को संधि के लिए विवश होना पड़ा। 18 अप्रैल 1797 को लियोबिन की विराम संधि हो गई। इस अभियान के समय में नेपोलियन ने डायरेक्टर से पूछे बिना ही लड़ाई की संधि की और राज्य का निर्माण किया। एनकोना में पोप की सेना के हटने के बाद उसने पोप से धन वसूल किया, लूट का माल ले लिया और कुछ भूमि भी हथियारी। लोम्बार्डी राज्य को सिसिलपाइन और जेनोआ को लाइगुरियन गणतंत्र में बदल दिया और दोनों को फ्रांसीसी ढंग से संविधान दे दिए गए। पेरिस के आदेश की अवहेलना करते हुए उसने नियोपोलिटन अभियान में भाग नहीं लिया।
17 अक्टूबर 1797 को ऑस्ट्रिया ने कैंपो फॉर्मियो की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। कैंपो फॉर्मियो की संधि ये विश्व इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध संधि है, जिसने नेपोलियन का एक तरह से जो इटली का ऊपर जो अभियान था उसका ये चरमोत्कर्ष था। ये फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी विजय थी। यूरोप की सबसे प्रतिक्रियावादी शक्ति ने फ्रांसीसी गणतंत्र की असाधारण विजयों को मान्यता दे दी थी। इससे इटली में फ्रांस का स्थान सर्वोच्च हो गया। संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम और राइन नदी का प्रदेश पश्चिमी किनारा फ्रांस के लिए छोड़ दिया, लोम्बार्डी पर अपना अधिकार त्याग दिया और नेपोलियन द्वारा निर्मित सिसिलपाइन गणराज्य लोम्बार्डी, पार्मा, मोडेना, वेनेशिया और पोप के राज्यों को कुछ भाग को मिलाकर बनाया गया था, जो को मान्यता दे दी। बदले में फ्रांस ने वेनिस नगर तथा द्वीप डालमेशिया और इस्ट्रिया ऑस्ट्रिया को सौंप दिए। कैंपो फॉर्मियो की संधि अनेक कारणों से इतिहास में के महत्वपूर्ण संधियों में से एक है। नेपोलियन के सफल अभियान ने फ्रांस के विरुद्ध निर्मित प्रथम यूरोपीय गुट को नष्ट कर दिया। अब फ्रांस के विरुद्ध इंग्लैंड अकेला रह गया। इस संधि के द्वारा फ्रांस ने वह प्राकृतिक सीमांत जो कि राइन, आल्प्स और पिरेनेज को प्राप्त कर लेता, जिसके लिए लुई 14वां तथा रिचलू तक प्रयत्नशील रहे, लेकिन वह नहीं ले पाए थे उसे। सेवाय और नीस ने फ्रांस को दक्षिण में वैज्ञानिक सीमा प्रदान की, तो आयोनिन द्वीपों ने मिस्र आक्रमण के लिए रास्ता तैयार कर दिया था। नेपोलियन एक प्रसिद्धि लोलुप व्यक्ति था, ने इस बात की भी व्यवस्था कर ली थी कि फ्रांस के लोगों को उसकी विजयों की नियमित जानकारी मिलती रहे। अतः जब नेपोलियन पेरिस लौटा तो उसका जनता ने वैसा ही स्वागत किया जैसे प्राचीन रोम ने सीजर का किया था। फ्रांस का वायुमंडल नेपोलियन की जय जयकार से गूंज उठा और उसके पराक्रम की कई कहानियाँ प्रचलित हो गई। वस्तुतः नेपोलियन का इटली अभियान बहुत ही सफल रहा और वह सेना तथा जनता दोनों की उत्सुकता का केंद्र बन गया था। अब हम बात करते हैं फ्रांस के मिस्र अभियान की। फ्रांस को अब केवल इंग्लैंड से लड़ना शेष रह गया था। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में इंग्लैंड के बहुत से लोगों की सहानुभूति क्रांति के साथ थी, परंतु यह जब क्रांतिकारियों ने हत्या एवं जुल्म का सिलसिला शुरू किया तो अधिकांश अंग्रेज क्रांति के विरोधी हो गए। 1793 ईस्वी में जब फ्रांस ने महादेशीय युद्ध छेड़ दिया तो इंग्लैंड भी अन्य देशों की सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ा। प्रारंभिक असफलता के बाद फ्रांसीसी सेनाओं ने यूरोप के मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को परास्त करके खदेड़ दिया और उन्हें संधि करने के लिए विवश कर दिया। अब केवल इंग्लैंड ही मैदान में रह गया था। डायरेक्टरी ने नेपोलियन को इंग्लैंड से लड़ने वाली फ्रांसीसी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया। नेपोलियन यह भली भांति जानता था कि इंग्लैंड पर सीधा आक्रमण करने में कभी सफलता नहीं मिलेगी, अतः उसने मिस्र पर अधिकार करके इंग्लैंड और भारत के मार्ग को नियंत्रित करने का निश्चय किया, क्योंकि नेपोलियन का मत था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत भारत की अतुलित धन संपदा है। उस समय में मिस्र अंग्रेजी साम्राज्य का भाग भी नहीं था, वह टर्की के सुल्तान के अधीन था। संचालक मंडल यानी कि डायरेक्टरी ने नेपोलियन की मिस्र विजय योजना को स्वीकार कर लिया। वस्तुतः संचालक मंडल ने नेपोलियन की लोकप्रियता से घबरा उठा था और नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखने में ही वे अपना कल्याण समझ रहे थे। 1798 ईस्वी की बसंत ऋतु में नेपोलियन ने एक शक्तिशाली सेना के साथ जल मार्ग के द्वारा मिस्र की ओर चल पड़ा। सर्वप्रथम उसने माल्टा द्वीप पर अधिकार किया, फिर अलेक्जेंडर के सुप्रसिद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। और भाग्य की बात यह थी कि अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन 3 दिन पहले ही उसकी तलाश में इसी बंदरगाह से रवाना हो चुका था। यदि रास्ते में नेपोलियन की मुलाकात
उससे हो गई होती तो शायद इतिहास क्रम ही बदल जाता। 1 अगस्त 1798 को अबोकिर बे में नील नदी के निर्णायक युद्ध में नेल्सन ने नेपोलियन के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। केवल 2 जहाज और 2 फ्रिगेट किसी प्रकार बच निकले। अंग्रेजों की इस विजय के फलस्वरूप नेपोलियन का फ्रांस से संपर्क टूट गया और पूर्व में एक विस्तृत विजय का उसका सपना समाप्त हो गया। परंतु वह हताश नहीं हुआ था। उसने सीरिया पर आक्रमण किया। प्रारंभ में से कुछ सफलता मिली और जाफना नगर पर उसका अधिकार भी हो गया, लेकिन इसके बाद फिर स्थिति बिगड़ती गई। उसने एकरे नगर का घेरा डाला, परंतु नगर को लेने में वह असफल रहा। उसकी सेना में महामारी का जोर बढ़ गया और गोला बारूद भी समाप्त हो गया। 25 जुलाई 1799 ईस्वी को अबुकर की खाड़ी के युद्ध में उसने एक विशाल तुर्की सेना को पराजित किया। इस अभियान की यह उसकी अंतिम विजय थी। 21 अगस्त 1799 को अपने सेना को उसके बागी के भरोसे छोड़कर वह स्वयं कुछ चुने हुए साथियों के साथ गुप्त रूप से भाग निकला। बोनापार्ट का मिस्र से फ्रांस पहुंचना आसान न था, क्योंकि इंग्लैंड का जहाजी बेड़ा समुद्रों में चक्कर काट रहा था और हवाएं खिलाफ थी। किसी प्रकार वह कोर्सिका द्वीप जा पहुंचा। यहाँ के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। कोर्सिका से वह फ्रांस के समुद्री तट पर जा पहुंचा। यहाँ से उसने पेरिस के लिए प्रस्थान किया। समूचे मार्ग में लोगों ने उसका स्वागत सत्कार किया। लोगों को उत्साह को देखकर नेपोलियन ने अपने एक साथी से कहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। यदि मैं यहाँ तनिक पहले आता तो वह ठीक नहीं होता, और यदि अगर मैं थोड़ा देर से आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ। उसका ये कथन एकदम सही सिद्ध हुआ। सत्ता हस्तगत करने का षड्यंत्र। मैंने जो आपको बताया ना, उसमें जो अपना कथन कहा कि वो सही सिद्ध हुआ, वो कैसे हुआ, इसी की बात करते हैं। क्योंकि डायरेक्टर को काम करते हुए उस समय तक करीब 4 वर्ष हो गए थे, और इस समय वह बदनामी और अप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जनता उसकी भ्रष्टता, अयोग्यता एवं असफलता से ऊब चुकी थी। किसकी? डायरेक्टर की। और शासन में जनता परिवर्तन चाहती थी। डायरेक्टर की अयोग्यता के कारण ही फ्रांस के विरुद्ध पुनः एक नया गुट बन गया, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस सम्मिलित थे। इस गुट को काफ़ी सफलता भी मिली थी और फ्रांसीसी फौजियों को जर्मनी से बाहर राइन के किनारे तक खदेड़ दिया गया था। ऐसी स्थिति में नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के लिए अपना जाल फैलाया। उसने उन नेताओं से संपर्क कायम किया जो किसी न किसी वजह से अब मौजूदा संविधान में संशोधन चाहते थे। ऐसे लोगों में आबे साइस और बरास मुख्य थे। ये दोनों डायरेक्टरी के सदस्य भी थे। नेपोलियन, साइस और बरास ने योजना बनाई कि किसी न किसी प्रकार से संचालकों को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जाए। तब दोनों विधानमंडलों को विवश होकर संविधान में संशोधन करने के लिए एक समिति बनानी पड़ेगी। साइस और नेपोलियन इस समिति में घुस जाएं, फिर जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी उसी के अनुसार काम किया जाएगा। नेपोलियन के भाग्यवश 500 के विधानमंडल का अध्यक्ष उसी का भाई लुसियन बोनापार्ट था। योजना को तुरंत अमल में लाया गया और साइस, बरास और ड्यूकोस ने तीनों डायरेक्टरी के सदस्यों से त्यागपत्र दे दिया। जिन शेष 2 सदस्यों ने त्यागपत्र देने से मना किया, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। 9 नवंबर 1799 को सेंट क्लाउड नामक स्थान पर दोनों विधानमंडलों का अधिवेशन शुरू हुआ। नेपोलियन ने दोनों सदनों को संबोधित किया, परंतु उसके भाषण का कोई प्रभाव नहीं निकला। नेपोलियन के भाषण के बाद दोनों सदनों की बैठक हुई शाम को, और उन्होंने डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया, यानी संचालक मंडल को समाप्त कर दिया, और 3 कौंसल चुने गए। 3 कौंसल नियुक्त किए गए, जिसमें
नेपोलियन बोनापार्ट, बाइस और ड्यूकोस। नेपोलियन बोनापार्ट, आबे, साइस और ड्यूकोस को नियुक्त किया गया। कुछ समितियां भी गठित की गई। उनका मुख्य काम था कौंसिलों को नया संविधान बनाने में सहयोग देना। उसके साथ ही सत्ता हस्तगत करने की योजना पूरी हो गई। 11 नवंबर को नेपोलियन पेरिस लौट आया। पेरिस और पूरे फ्रांस ने बिना किसी विरोध के इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वस्तुस्थिति यह थी कि क्रांति की शुरुआत से लेकर अब तक पूरे 10 साल से जनता शांति और अनुशासन के लिए तरस रही थी। अशांतियों, गड़बड़ियों और रक्तपात से लोग ऊब गए थे। क्रांति के गत 10 वर्षों में न तो यातायात के लिए ठीक सड़कें का ही निर्माण हो पाया था और न ही पुरानी सड़कों की मरम्मत हो पाई थी। मार्ग भी सुरक्षित नहीं रहे थे। आए दिन राहजनी तथा डकैतियों के समाचार सुनने को मिल रहे थे। विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे और चिकित्सालयों में औषधियों तथा चिकित्सकों का अभाव था। संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। लोगों में यह धारणा घर कर चुकी थी कि कोई शक्तिशाली सेनानायक ही इस देश का उद्धार कर सकेगा। अतः जब नेपोलियन को प्रथम कौंसिल नियुक्त किया गया तो जनता ने उसका विरोध नहीं किया और नेपोलियन को सम्राट मानने में कोई दिक्कत नहीं हुई।